क्योंकि उसी को रिप्रेजेंट करना है। तो वो चाहता है कि दिखावे की जीवन को वो जिए। तो एक व्यू ये भी है, जबकि महिलाएं जो हैं वो ज्यादातर रियल लाइफ को जीती हैं, इसीलिए वो स्ट्रगल करती हैं, और इसीलिए उनका सक्सेस रेट जो होता है वो पुरुषों से ज्यादा होता है। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन फेमिनिस्ट व्यू एंड मॉडर्न फेमिनिस्ट व्यू। तो आप इसको भी लिखिए कि एक पर्सपेक्टिव ये है कि एनवायरनमेंट के प्रिजर्वेशन में महिलाओं की पुरुषों से ज्यादा भूमिका देखने को मिलती है आज भी। मैंने अभी जितने आपको चैलेंजेस बताए थे इकोनॉमी में उसको भी आप लिखिए। जैसे इस समय जो चेंजिंग सिनेरियो है उसमें महिलाएं मजबूत हो रही हैं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन उनका बढ़ रहा है, लेबर पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। गिग इकोनॉमी जो कि एक प्रकार की इकोनॉमी है, मैं इसे आगे पढ़ाऊंगा आपको गिग इकोनॉमी को। गिग इकोनॉमी की वजह से महिलाओं की भागीदारी और बड़े स्तर पर बढ़ रही है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में। क्योंकि अब महिलाओं के पास आर्थिक अधिकार ज्यादा हैं, आर्थिक स्वतंत्रता ज्यादा है, अधिकार नहीं, इसलिए उनके पास जीवन को अपने तरीके से वो जीने का उनका अपने तरीके से जीवन को जीने की उनकी स्वतंत्रता भी पहले से ज्यादा मिली है। इसीलिए छोटे परिवारों का जन्म हुआ है। इसी वजह से जहां पहले बड़े परिवार होते थे जिनमें महिलाएं केवल बच्चे उन पैदा करना और उसके बाद उनके पालन पोषण करना, इसी में उनका जीवन निकल जाता था, क्योंकि यही जिम्मेदारी उनको दी जाती थी। पर अब जिम्मेदारी इससे कहीं आगे बढ़ गई है, और अब वो अपनी जो सामाजिक लाइफ है, सोशल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, उसको ज्यादा अच्छे से जी सकती हैं, क्योंकि उनके पास अब आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रताएं पहले से ज्यादा हैं। लेकिन पुरुषों के बनिस्पत अभी भी कम है। तो फिर आप दीजिए उसमें जेंडर गैप रिपोर्ट को, दीजिए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को, इन सबको आप उसमें डेटा दीजिए कि ये आप नहीं कह रहे हैं, ये डेटा भी कहता है ना। इस तरीके से आप ये बता देंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो ये है। अब फिर आपको बताना है कि अब फ्यूचर में क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, या व्हाट मस्ट बी डन। तो फिर आप उसमें न्याय को रखिए। जब भी आपको कहीं पर भी लिखना हो, और लिखना है आपको वर्सेस में, मतलब इसका वर्सेस उसका वर्सेस, जैसे यहां पर हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट तभी हो सकता है जब पुरुष महिलाओं को वो अधिकार दें जो उनके जायज हैं। इसका मतलब न्याय की संकल्पना आती है। तब फिर आप लिखिए कि क्या होना चाहिए, तो कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय, और इसके साथ जोड़िए लैंगिक न्याय, जेंडर जस्टिस। तो जो जेंडर जस्टिस की कॉन्सेप्ट है उसे लेके आना चाहिए, न केवल राजनीतिक, न केवल सामाजिक आर्थिक स्तर पर, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी। इसलिए राजनीतिक स्तर पर, पॉलिटिकल लेवल पर उनका पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। अभी भी आप उसमें ये देख सकते हैं कि जैसे महिलाओं की आवाजें पुरुष उठाते हैं, महिलाएं अपनी आवाज अभी भी नहीं उठा पाती हैं। इसीलिए जितने महिला आंदोलन हुए, फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए, उनमें शुरुआत पुरुषों के द्वारा ही की गई। आज भी आप उसको देखेंगे कि जितने भी नेचर से रिलेटेड, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड मूवमेंट है, उनमें महिलाओं की भागीदारी आज भी पुरुषों से ज्यादा है। आप ग्रेटा थनबर्ग का उसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये ये वही एक एक बात है जिसको जो ये बताती है कि अब हमें इक्वालिटी से ज्यादा, अब आप उनको की कहिए उसमें अपने निष्कर्ष में, कि हमें जेंडर इक्वालिटी से ज्यादा लैंगिक समानता से ऊपर बढ़कर लैंगिक न्याय की तरफ जाना होगा। अभी तो ऑब्जेक्टिव था जेंडर इक्वालिटी, जहां पुरुष और महिलाएं बराबर हों, लेकिन ये इक्वालिटी का नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। इक्वालिटी का जो एफर्मेटिव पर्सपेक्टिव है, मतलब इक्वालिटी जो आ सकती है अब आगे, इससे आगे तो हम लोगों को एफर्मेटिव एक्शंस के ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, सच एज रिजर्वेशन। और इसके साथ साथ न केवल रिजर्वेशन, रिजर्वेशन तो सोशियो पॉलिटिकल लेवल पर हुआ, बल्कि इकोनॉमिक लेवल पर भी उनको आगे आने के लिए सरकार को प्रयास किए जाने चाहिए, सरकार की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी। तब हम लोग जेंडर इक्वालिटी से आगे बढ़कर जेंडर जस्टिस की तरफ चले जाएंगे।
तो आपको आगे की राह में दिखाना है, द वे फॉरवर्ड में, कि अभी तो हम लोगों का जितने भी आंदोलन रहे वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित, या जो गोल रहे हैं, दैट वुड बी इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। लेकिन जेंडर इक्वालिटी से आगे बढ़कर जेंडर जस्टिस पर जाना होगा। ठीक है, यहां के आप उसे खत्म कर दीजिए। मैं समझता हूं आप बड़े आराम से इसमें 5,000 से ऊपर शब्द तो चले ही जाएंगे, नो डाउट, अगर आप इतनी सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे वेरी इजीली, 5,000 से लेके 6,000 7,000 शब्द तक। हाँ, इसे 500 शब्दों में समेटना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, मेरे लिए मुश्किल होगा। 500 वर्ड्स में मैं इसे शायद नहीं लिख पाऊंगा, लिख पाऊंगा तो कुछ चीजें छूट जाएंगी, लिख भी दूंगा मतलब, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा। समझा पाया मैं आपको वुमेन एम्पावरमेंट? यस सर। ठीक है। चलिए Good वापस evening, आज। sir. हाँ जी, गुड इवनिंग। Sir, in women empowerment, can we include the women business and the law 2024 report on that? बिजनेस लॉ रिपोर्ट 2024? Yes, yes, sir. Women business and the law 2024 report. हाँ, यूज कर लीजिए उसमें। और अगर उसमें लेकिन जो डेटा हो उसको देखना है कि आप क्या लिख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग यूज करिए, Okay, है sir. ना। अब वो क्या कहती है रिपोर्ट, उसकी थीम क्या है, और उसका डेटा उसमें क्या है, उसको आप उसे यूज करिए, दैट्स इट, बहुत बढ़िया O- रहेगा। कोई Okay, sir. प्रॉब्लम Thank you, नहीं। sir. हाँ जी, आपको इन रिपोर्ट्स को जरूर यूज करना है, हमेशा ऐसे लिखते हुए अपने तथ्यों को, फैक्ट को आपको डालना ही है ऐसे में, क्योंकि आप उसे तभी रिच बना पाएंगे जब आप उसमें फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट देंगे। अगर केवल आप बात कह रहे हो, मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखा, मान लीजिए मैंने दुनिया जहान की चीजें उसमें लिख दी, लेकिन ना तो मैंने उसमें कोई फैक्ट दिया। जब मैं जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा हूं, तब मैं अनइक्वालिटी को बता ही नहीं रहा, रिपोर्ट के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो नॉलेज है वो अधूरी है, मैं केवल बात कर रहा हूं, कोई तथ्य नहीं दे रहा उसके बारे में। इसका मतलब मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे पास जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी रिच नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, तो फिर वो मुझे काय को मार्क्स देगा। इसलिए आप क्या करिए, सबसे पहले देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं या मैं लिखता हूं जब, तो फिर मैं आधा घंटा, चूंकि वहां यूपीएससी में काफी टाइम मिलता है लिखने के लिए, तो आधा घंटा मैं पहले आउटलाइन ही खींचता था, उसकी बैठ के सोचता था किस विषय पर लिखना है, सबसे पहले तो यही चूज करता था। जो विषय मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मेरे लिए ये सहज है, मैं इसके लिए इसके ऊपर आराम से 10,000 वर्ड्स लिख सकता हूं, मेरे लिए इतना सहज है, उस विषय को चुनता था। और उस विषय को चुनकर फिर आधा घंटे तक उसमें पॉइंट्स ढूंढता था, अपना दिमाग लगा के खूब पॉइंट्स इकट्ठे कर लेता था। और पॉइंट्स को इकट्ठे जब मैं करता था तो उन्हें लिखता भी था, साथ साथ रफ पे लिख लेता था। अब मैंने पॉइंट्स लिख लिए रफ पे सारे, कुछ और भी आते रहेंगे। अब रफ को मुझे मिटाना नहीं है, मतलब उसे रखना है ऐसे ही। फिर मैं क्या करता था, दोबारा से रीअरेंज कर लेता था उन्हें, क्योंकि वो रैंडमली आते हैं, सीक्वेंस में तो आता नहीं है थॉट, कभी भी रैंडमली आता है। तो मैं क्या कर लेता था, उसे फिर रीअरेंज कर लेता था, एक बार रीअरेंज कर लिया, अब मैं रीअरेंज करके मैं फिर लिखना शुरू करता था। तो जब मैं लिखता था, कई बार जब भी आप, आपके साथ भी ऐसा ही होगा, जब आप लिखेंगे ना तो नए थॉट और आएंगे और आएंगे और आएंगे। फिर आपको लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले ही प्रैक्टिस की है इससे राइटिंग की, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उनको एक अरेंज फॉर्मेशन में लिखने की। तो क्या होगा, ऐसे में एक कोहेरेंस बनती चली जाएगी, है ना। जैसे देखो, ऐसे की प्रैक्टिस कैसे की जानी चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको ये वुमेन एम्पावरमेंट बताया, तो मैंने एक इसमें स्पेशल पैटर्न को फॉलो किया। सबसे पहले मैंने यही बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट है क्या, क्योंकि एग्जामिनर को सबसे पहले यही बताइए ना, ये मान के चलिए उसे कुछ नहीं आता है, तो सबसे पहले उसे सिंपल है वही बताइए, वुमेन एम्पावरमेंट से आप समझते क्या हो, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, और आपकी वो थिंकिंग जो है वो कितनी गहरी है,
वो कितनी एलाबोरेटेड है, वो कितनी वास्ट है, आप उसे ये बताने की कोशिश करिए। तो फिर वुमेन एम्पावरमेंट क्या है ये बताइए। तो एक एक ये बात, फिर दूसरा ये बताइए कि इतिहास में क्या रहा था, क्योंकि मैं इतिहास का एक विद्यार्थी रहा हूं, मुझे वहां से मेरे पास खूब अच्छी खासी जानकारी है, ऐतिहासिक जानकारी है। तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कैसे देखता हूं, अब मैं ये बताऊं, है ना। फिर मैंने ये बता दिया, अब एक वहां मैंने एक चीजों को बैलेंस कर दिया। अब मैं आगे ये बताना चाहता हूं कि समकालीन परिदृश्य कैसा है, कॉन्टेम्पोरेरी जो अ, हमारा टाइमलाइन है वो कैसी है, इस बारे में विशेष तौर पर वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई चीजों में। तो फिर मैं इसमें बताऊं। अब जब मैं कॉन्टेम्पोरेरी लेवल पर उसे एनालाइज करूंगा, तो फिर मैं कुछ अच्छे थॉट्स को भी उसमें दूं, जो कुछ अच्छे थिंकर्स ने दिए हैं उनको भी मैं उसमें यूज करूं, क्योंकि वहीं से वो चीज निकल के आई, जेंडर जस्टिस की कॉन्सेप्ट या जेंडर इक्वालिटी की कॉन्सेप्ट। तो मैंने कंटेम्परेरी इश्यूज को बताया। पहले तो मैं ये बताऊं कि कंटेम्परेरी इश्यूज कौन कौन से हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट में के सामने हैं। फिर मैं ये बताऊं कि अब उनके सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं, कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को अचीव नहीं किया जा रहा है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, क्योंकि जब तक आप समस्या नहीं बताएंगे आप समाधान उसका कैसे करेंगे। फिर मैं चैलेंजेस को बताकर अब मैं ये बताऊंगा कि अब क्या किया जाना चाहिए, द वे फॉरवर्ड। अब वो जो वे फॉरवर्ड होगा वो सबसे बेस्ट होगा। हमेशा वे फॉरवर्ड, चूंकि वुमेन एम्पावरमेंट एक सोशल इशू है, हमेशा जब भी सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक इश्यूज के अगर आप ऊपर कुछ लिख रहे हो तो फिर आप आइडियलिस्टिक वे में जाइए, तो फिर आदर्श के रूप में ही चीजों को आप देखिए। तो फिर आप जो वे फॉरवर्ड दिखाएं एग्जामिनर को, वो एक आइडियल स्टेट को दिखाएं कि मैं ये चाहता हूं, आगे की राह ये होनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया, मैंने जेंडर इक्वालिटी से जेंडर जस्टिस की ओर ले गया, क्योंकि अभी तक भी लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, जेंडर जस्टिस की बात नहीं करता है कोई भी। जबकि मेन थिंग जो है दैट इज जेंडर जस्टिस, नॉट द जेंडर इक्वालिटी। जेंडर जस्टिस उससे आगे बढ़ने वाली बात है। फिर अच्छा, इसमें एक चीज पीछे रह गई। जैसे हमने वुमेन एम्पावरमेंट को जब दिखाया, मैंने बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, तो वुमेन एम्पावरमेंट को मैंने कई लेवल पर तोड़ लिया था। जैसे पॉलिटिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, कल्चरल लेवल पर, फिलोसफिकल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, ये सब सारे पार्ट वुमेन एम्पावरमेंट के। तो आप इसको भी ऐसे ही डिवाइड करिए, है ना। साइकोलॉजिकल लेवल पर वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, कोई बताएगा मुझे आप में से। जैसे राष्ट्रपिता होता है, राष्ट्रपत्नी नहीं होती। हाँ करेक्ट, और भी बताइए कोई, ये भी एक बात है, ये भी साइकोलॉजिकल लेवल है। मैंने चर्चा की है आपसे इस बारे में, उस दिन मैं साइकोलॉजिकल पक्ष की चर्चा कर रहा था। वो जैसे हमारे यहां पर अगर किसी व्यक्ति, किसी पुरुष को आत्मिक रूप से चोट पहुंचानी हो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो फिर महिला का इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ जेंडर अनइक्वालिटी और इनजस्टिस, जेंडर इनजस्टिस। इसीलिए सारी गालियां महिलाओं पे बनी हैं। लोग उसका खूब इस्तेमाल करते हैं, शानदार तरीके से करते हैं। आप देखो, एक और इसमें आप चीज चेक कर सकते हैं जो ये बिल्कुल नया है। आप इसमें साइकोलॉजिकल लेवल पर तो बहुत सारी चीजों को आप देख सकते हो। जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन उसी तरीके से बने हैं कि जहां पर जेंडर इक्वालिटी ना हो, जेंडर इनइक्वालिटी को दिखाया जाए। और उसमें आप कई सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। जैसे महिलाओं को बचपन से ही, मतलब बच्चियों को बचपन से ही, बल्कि लड़कियों को ऑर्नामेंट्स पहनने के लिए प्रेरित किया जाता है। और वो ऑर्नामेंट्स उस तरीके के हैं जो कि साइकोलॉजिकली खराब प्रकार के हैं। जैसे पायल, ये क्या होती है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग
फॉर मतलब नॉट अ साइकोलॉजिकल गुड थिंग। अगर आप इसे देखें, उसमें घुंघरू लगे होते हैं, तो महिलाएं जब चलती हैं आवाज आती है। एक चीज वो बेड़ी की निशानी है, ये पुराने टाइम में बेड़ी की निशानी होती थी, है ना। दूसरा, नाक कान का छेदना, उनको छेदना। तीसरा, कुछ ऐसी चीजें प्रस्तुत करके चलना, ऐसा दिखाना कि वो किसी के अधीन है, ऐसे चीजों को पहन के चलना, जैसे मंगलसूत्र को पहनना, या वो मांग में वो क्या लगाते हैं रंग सा, हाँ सिंदूर लगाते हैं, उसको डाल के चलना, ये अधीनता की निशानी है। ये सब दैट इज, तो ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। और उनको नाक में, पशुओं को अगर आप कभी देखोगे ना, तो पशुओं की नाक छेदी जाती थी पहले उनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पशु कंट्रोल नहीं होते थे, तो नाक से पशु कंट्रोल हो जाता है। जो पाश्विक टाइप का पशु होता है वो नाक से कंट्रोल होता है, तो क्या करते थे, उनकी नाक छेद के और उसमें रस्सी बांध देते थे, और तब जिससे उसे पार्टनर का आसानी मीनिंग से। क्या होता है? पाश्विक माने, देखो दो तरीके की शक्तियां होती। पाश्विक का मतलब होता है यहां पर नकारात्मक ऊर्जा, डिस्ट्रक्शन एनर्जी, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, है ना। ओके सर, थैंक यू। हम्म। तो ये वहीं से कॉन्सेप्ट आई, दैट इज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो आप इसमें से किसी का भी एग्जांपल लिख सकते हैं। और बड़ा, ये तो खैर बहुत ज्यादा डीप हो गया, ये तो बहुत फेमिनिस्ट व्यू में चला गया। अगर कोई मेल पढ़ लेगा और वो बेचारा अगर थोड़ा सा मेल चौवनिज्म से अगर वो व्यक्ति शिकार है, मेल चौवनिज्म का, और आपकी कॉपी ये चली गई उसके सामने, तो नाराज हो जाएगा वो, क्योंकि उसको लगेगा कि ये तो मेलों को गाली दी जा रही है सीधे तौर पर महिलाओं के द्वारा। तो खैर, लेकिन दैट इज द रियलिटी। तो आप उसमें दहेज को तो लिख ही सकते हैं, ये तो अनडिस्प्यूटेडली एक्सेप्टेबल है ना। एक में और मेल चौविनिज्म का आपको हाल फिलहाल में जो ट्रेंड है, वो मेल चौविनिज्म का एक और ट्रेंड आपको दिखेगा। आप उसको नोटिस करिए, सब लोग नोटिस तो हम लोग करते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं है। जैसे आजकल पिछले 5-10 सालों में ही ये ज्यादा ट्रेंड दिखा है, मस्कुलिनिटी दिखाने का जो एक ट्रेंड है, विशेष तौर पर मेल के बीच में वो ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। मस्कुलिनिटी माने जैसे कि दाढ़ी, मूछें, दाढ़ी रखना, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेना, मूछें रख लेना बड़ी बड़ी, दैट इज द फॉर्म ऑफ मस्कुलिनिटी एग्जैक्टली। ये पुरुष के द्वारा पुरुषत्व दिखाने का एक तरीका होता है जनरली साइकोलॉजिकल लेवल पे। वो ये दिखाना चाहता है कि वो पुरुष है, और इसके लिए वो क्या करता है, तो वो उन सभी चीजों को और ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होके वो उसको शो करता है। तो ये इसी से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। ये कोई अच्छा नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट द गुड थिंग। पर आजकल और एक चीज ट्रेंड में है, जहां एक तरफ मस्कुलिनिटी दिखाने का बहुत ज्यादा चलन है, फूहड़ता का एक निशानी है, जिसे मैं ये कहता हूं, महिलाओं में भी आजकल एक फेमिनिन, क्या कहते हैं उसे, जो फेमिनिस्ट टाइप का जो एक या उसको मैं कहूं तो नारित्व, अगर हिंदी में, तो अंग्रेजी में मुझे उसका कोई शब्द नहीं मिल रहा है, लेकिन नारित्व को वो भी गलत तरीके से वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो अब है क्या, तो दोनों जो जेंडर हैं उनके बीच में अपने अपने को ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए होड़ लगी हुई है। महिलाएं उस होड़ में हालांकि पीछे हैं, पुरुष उस होड़ में बहुत आगे हैं, लेकिन होड़ दोनों में है। ये दोनों ही महिला और पुरुष के बीच का जो एक पारस्परिक संबंध है, और वो संबंध, उसको आप ऐसे कह सकते हैं कि सम्मान का संबंध, द रिलेशन ऑफ रेस्पेक्ट एंड ऑनर, ये दूर होता चला जा रहा है। इसीलिए आप देखिए
महिलाएं और पुरुष, अब मैं केवल ये पुरुषों की ही बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर महिलाएं भी हैं। जैसे महिलाओं में भी ट्रेंड है शराब पीने का, और वो इसको बहुत अच्छा मानती हैं कुछ महिलाएं, क्योंकि पुरुषों में पहले ट्रेंड था वो शराब पीने का, महिलाएं अब उसको फॉलो कर रही हैं। स्मोकिंग करने का ट्रेंड है और उसको वो एक लेवरेज मानती हैं। इट इज द लेवरेज ऑफ फेमिनिस्ट व्यू कि देखो पुरुष कर रहे हैं तो हमें भी क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन वो दोनों के लिए इक्वली खराब है। ऐसे में क्या हो रहा है, जब जो चीजें दोनों के लिए खराब हैं लेकिन दोनों ही उसे कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों में ही किसी तरीके का एक पारस्परिक तारतम्य जो है वो नहीं है। एक म्यूचुअल जो एक बैलेंस होना चाहिए वो नहीं दिखता है। इसकी वजह से भी चीजें खराब हैं, इसकी वजह से भी तनाव है। आपको तो शायद नहीं अंदाजा होगा, लेकिन मैं ये फैक्ट है, मैं आपको बताता हूं। कभी कभी कुछ साइकोलॉजिकल चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर आ जाती हैं बिना हमारी जानकारी के, और वो हमें अफेक्ट करती हैं नेगेटिवली। ये वाला पार्ट भी इसमें भी शामिल है। महिलाएं ये मानती हैं कि वो पुरुषों से पीछे कैसे हो सकती हैं, वो तो उनसे आगे होने चाहिए, चाहे वो गलत ही काम क्यों ना हो, लेकिन वो आगे होना चाहिए उसमें भी। लेकिन उनको ये समझने की जरूरत है, उनको भी ये समझने का प्रयास करना है कि ठीक है पुरुष गलत कर रहा है, लेकिन महिलाओं को, किसी को भी गलत नहीं करना चाहिए, ना महिलाओं को ना पुरुष को। तो फिर वो फॉलो क्यों करे पुरुष को? उसको तो रिजेक्ट कर देना चाहिए उसी समय, उसी समय नकार देना चाहिए। गलत चीज को फॉलो करने का क्या क्या ही तर्क है? इसके पीछे क्या रीजन है? केवल डिस्ट्रक्शन के अलावा और कुछ नहीं होना है। दैट इज द रीजन। लेकिन हम लोग उसको, तर्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये भी तो कर रहा है, हमें क्या दिक्कत है, जबकि ये कुतर्क है। इट इज नॉट द रीजन, बट इट इज अनरीजनेबल थिंग। और जहां भी अनरीजन आएगा वहां कहीं कोहेरेंस नहीं मिलेगा, इसलिए कोहेरेंस नहीं बन पाता। आप देखो उसका रिजल्ट क्या है, नए नए डिस्प्यूट्स हैं महिलाओं और पुरुषों के बीच में, नए नए तरीके के अंतर संबंध हैं, इंटर रिलेशंस हैं, नए तरीके से जो दोनों के बीच का एक तारतम्य है वो लिखा जा रहा है। और ऐसा तारतम्य लिखा जा रहा है कि जिसका कहीं कोई रिजल्ट नहीं है, जिसका कहीं कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं है, मैं ये कहूंगा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं। तो दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जहां भी मस्कुलिनिटी, मैं कहूंगा पुरुषत्व और नारीत्व दोनों का दिखावा होगा, वहां चीजें खराब होंगी। इसीलिए खराब होने का कारण है। तो आप उसमें यहां पे ये बात लिख सकते हो अपने निष्कर्ष में कि जहां नारीत्व नारी की शान है और पुरुषत्व पुरुष की, वहां दिखावा जो है वो दोनों ही अभिशाप के रूप में है। इसलिए दोनों को ही इस अभिशाप से बचना चाहिए। तो दैट इज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ जो ये ट्रेंड चल रहा है। ठीक है ना? सर इस ऐसे का ट्रेंड इस तरफ से ले जाना है, वीमेन्स एम्पावरमेंट इज द की ऑफ इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट ऑफ ए नेशंस पावर। हाँ, तो इसमें तो केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट आप लिख दीजिए, यही मांग है इसकी। और इकोनॉमी में सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट लिख दीजिए। हमेशा इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो होगा, अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात है तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से अपने आप सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आ जाएगा और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी आ जाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल और सोशियो एम्पावरमेंट से भी। तो आप इसमें जब इन्होंने कह दिया है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की है, तो फिर उसी के इर्द गिर्द लिखिए। हाँ, लेकिन एम्पावरमेंट को आप बता जरूर दीजिए कि उससे मतलब क्या है आपका। तो इसमें केवल आपको सकारात्मक सकारात्मक बातें लिखनी है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की, उससे क्या होगा, कैसे हो सकता है, बाकी सब लिखिए। तो फोकस जस्ट पकड़ लीजिए। अब इन्होंने आसान कर दिया हमारा रास्ता, इन्होंने बता दिया कहां लिखना है, तो इकोनॉमी की तरफ जाइए, वहीं से लिखते चले जाइए। दैट्स इट। ठीक है ना? ठीक है। हाँ जी, चलिए। सॉरी, ये तो मैं निकल सर गया कहीं और ही।
दक्षिण हाँ की जी। तरफ कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ उस इलाकों में वुमेन ही डोमिनेट करती है, और आदमी का नाम भी अपनी माँ से जोड़ा जाता है। इसके अलावा वो अपना बैठी रहती हैं, और अंदर पुरुष बच्चों की पाल परवरिश करता है और भोजन बनाता है। तो वहाँ क्या नहीं, ज्यादा ये उन्नति थोड़ा ही है? नहीं नहीं, एक्चुअली ये दक्षिण में नहीं, मतलब ये कई समाजों में है। जैसे हम लोग कहें अगर उसे, बंगाल में भी उसी तरीके का है, वेस्ट बंगाल में कुछ ट्राइबल कल्चर्स भी ऐसी ही हैं। ट्राइबल संस्कृतियां जहां जितनी भी हैं, वो मेटरनल सोसाइटीज उन्हें कह सकते हैं हम, जो ट्राइबल कल्चर्स हैं। देखो, मैं यही कह रहा हूं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये गलत है या सही है। मैं ये कहता हूं, मैंने अभी जो लास्ट में कहा, कोहेरेंस, सामंजस्य, यही सोसाइटी का मुख्य आधार है। देखो, परिवार बना पुरुष और महिला के आपस में मिलने से, लेकिन अगर दोनों का मिलना एक कोहेरेंस के साथ नहीं होगा, एक सामंजस्य के साथ नहीं होगा, एक बैलेंस के साथ नहीं होगा, तो क्या परिवार में बैलेंस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। और अगर फैमिली में बैलेंस नहीं है, तो फिर क्या? और परिवार जो है वो समाज की इकाई होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो क्या फिर समाज में कोहेरेंस देखने को मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा डोमिनेटिंग इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं करेगी। चाहे पुरुष डोमिनेटिंग कॉन्सेप्ट के साथ जिए तो काम नहीं करेगा, महिला को डोमिनेटिंग कॉन्सेप्ट के साथ चले तो काम नहीं करेगा। एक कोहेरेंस होगा। जैसे आपने कहा भोजन बनाना या बच्चे पालना, ये केवल साउथ में नहीं, ये तो अब वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है, इंडिया में भी है। जो महिलाएं काम करती हैं, उनमें अब पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं, उसके लिए उनका हाथ बटाते हैं। लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है दोनों का, मैं जहां तक समझता हूं। मान लीजिए महिला अगर बाहर नौकरी कर रही है, तो फिर ये पुरुष की जिम्मेदारी है कि वो घर के उन जिम्मेदारियों को संभाल ले जो उसके परिवार के लिए जरूरी है। चाहे वो फिर अ, बच्चों को संभालना हो, चाहे फिर वो खाना बनाना हो। क्योंकि ये कहां लिखा है कि खाना महिला ही बनाएगी? ये तो कहीं नहीं लिखा है। लेकिन अगर पुरुष मान लीजिए काम कर रहा है बाहर, तो फिर ये, और महिला घर में है, तो फिर ये उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी होती है। तो दैट इज द नॉर्मल जस्टिस, कि जहां जिसकी जिम्मेदारी है। और मान लीजिए दोनों वर्किंग हैं, तो फिर उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कौन कहां क्या करेगा और किस समय करेगा। तो दैट्स इट, हो गया। लेकिन इसको अगर हम लोग एक ट्रेंड बना दें, या इसको एक हम लोग कल्चर के साथ जोड़ दें कि नहीं, खाना महिला ही बनाएगी, तो ये तो अन्याय है। ये कौन कौन सा न्याय है? पुरुष बैठ के खाएगा, महिला खाना बनाएगी? कुछ समाजों में तो दैट इज रिजेक्टेबल, मतलब इसको रिजेक्ट करना चाहिए। हाँ, क्या हो सकता है? मान लीजिए दोनों काम करते हैं, दोनों आके खाना बना सकते हैं, आपस में मिलके खा सकते हैं, दोनों काम मिलके कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जो परिवार बना ना, वो बना सामंजस्य से, कोहेरेंस से, डोमिनेशन से नहीं। जब भी डोमिनेशन से परिवार बनेगा, परिवार बन ही नहीं सकता, उसके बीच में डिवीजन देखने को मिलेगा। वही एक ऊपर और एक नीचे, ये वाला डिवीजन देखने को मिलेगा। तो न्याय कहां हुआ? और अगर परिवार में न्याय नहीं है, तो फिर समाज में कहां से न्याय आ जाएगा? इसीलिए यही जो कॉन्सेप्ट थी, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से महिला और पुरुष के बीच का जो डिवीजन है वो बढ़ता चला गया। और शायद उसका रीजन ये रहा होगा, जहां तक मैंने समझा है इसमें, कि महिलाओं को, महिलाएं हमेशा जो है वो ज्यादा मैच्योर होती हैं पुरुषों से, बाय बर्थ भी। उनका फिजिक भी वैसा होता है, इमोशनली लेवल पर भी वो मैच्योर होती हैं, फिजिकली भी वो मैच्योर होती हैं, और बाकी कई लेवल पर भी वो मैच्योर होती हैं। उनमें ज्यादा चीजों को टॉलरेट करने की क्षमता होती है। अब अगर पुरुष डोमिनेट करना चाहे, तो चूंकि पुरुष के पास जो शक्ति है, पाश्विक जिसे शक्ति कहते हैं, यानी फिजिकल जो पावर वो ज्यादा होती है, वो उसे इजीली डोमिनेट कर सकता है। हालांकि एक्सेप्शन है,
मान लो रशिया का कोई रशिया की कोई महिला हो और हमारे यहाँ का कोई पुरुष हो, तो वो उसे ठीक कर देगी 2 मिनट में, घुमा देगी एक थप्पड़ में। लेकिन यहाँ पर अलग स्थिति है, तो ये डोमिनेट कर सकते हैं। यहां से डोमिनेशन की शुरुआत होती है, डिवीजन की शुरुआत होती है। फिर इसको लीगल आधार दे दिया जाता है कि नहीं, खाना बनाना महिला का फर्ज है, उसको फर्ज के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे आप देखो कि जितने भी ये इंस्टीट्यूशन में, मतलब मैरिज इंस्टीट्यूशन में जितने भी संस्कार होते हैं, ये सब महिला के फर्ज बताए गए हैं। चाहे वो, और इनमें एक भी ऐसा नहीं है जो जस्टिस करता हो, जो न्याय की बात करता हो, उनमें एक भी ऐसा नहीं है। लेकिन वो सारे फर्ज बताए गए। जैसे महिला जो है, लड़की बच्ची पैदा होते ही लाइबिलिटी हो जाती है। क्यों? उसे पराया धन माना जाता है, क्योंकि वो दूसरे के घर जाएगी। अब ऐसे में उसकी शिक्षा भी नहीं हो पाती, एजुकेशन भी ठीक नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि पराया धन है। ना ही उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता, उसके एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और बहुत सारी चीजों के ऊपर। अब मैं ये एक जनरलाइजेशन की बात बता रहा हूं, स्पेसिफिक नहीं। आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन शुरुआत से पुराने समय में जो था वो यही था। तो वो लायबिलिटी हो गई। क्यों? क्योंकि शादी करके किसी दूसरे के घर जाएगी। जबकि जो फीमेल है वो एसेट हो गया। क्यों? क्योंकि वो किसी को लेके आएगा अपने घर, उससे वंश वृद्धि होगी, बेटा पैदा होगा, वंश वृद्धि होगी। दैट इज द एसेट, दैट इज द साइकोलॉजिकल माइंडसेट। इसलिए जितने भी संस्कार बने विवाह से संबंधित, वो सब डोमिनेट करते हैं मेल के लिए। और यहीं से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। हमारे दिमाग में ये चीज डाल दी जाती है कि यही जो है यही सही है, दैट इज द राइट। क्यों? क्योंकि ये सालों से चलता है, हजारों सालों से यही चलता आया है, दैट इज द राइट थिंग। अब लेकिन रीजन का जब आता है, बात जब आती है तर्क की, या बात जब आती है बुद्धि की, बात जब आती है विवेक की, तो फिर ये वाले जितने भी संस्कार हैं या ये वाली जितनी भी बातें हैं, वो उसके आगे नहीं टिकती। जैसे अगर कोई ये सवाल करे कि महिला ही पुरुष के घर क्यों रहने के लिए जाए, इसके पीछे क्या तर्क है? केवल कोई कहानी सुना सकता है कि जी राम जी के भी तो गई थी सीता जी, या कोई और कहानी सुना सकता है, दैट्स इट। लेकिन कोई तर्क से इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता कि ये इसलिए सही है। जबकि इसमें सही क्या हो सकता है? इसे सब स्वीकार कर सकते हैं इजीली। क्या किया जा सकता है कि दोनों अपना इंडिपेंडेंट, चूंकि अब दोनों स्वतंत्र रूप से जीवन शुरू कर रहे हैं, तो दोनों इंडिपेंडेंटली रहें। ना वो उसके घर जाए ना वो उसके घर जाए, दोनों स्वतंत्र रूप से अपना अलग घर लें और उसमें दोनों रहें। बल्कि फिर दोनों मिलकर अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, या अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखें। महिला भी अपने पेरेंट्स को उसी घर में साथ रखे, पुरुष भी, मतलब उनको आमंत्रित किया जाए। अगर वो रहना चाहे तो रह सकते हैं। दैट इज द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, दैट इज जेंडर इक्वालिटी। क्योंकि दोनों के प्रति जितनी जितनी पुरुष के प्रति अपने माता पिता की जिम्मेदारी है, उतनी ही उस महिला की अपने माता पिता के प्रति भी जिम्मेदारी है। तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन? अब महिला जो है वो एसेट, लाइबिलिटी नहीं है। अब महिला भी एक एसेट है। क्यों? क्योंकि अब वो भी अपने माँ बाप का ध्यान रख सकती है, वो भी उनको वही सब सुख सुविधाएं उनके बुढ़ापे में दे सकती है जो कि एक लड़का दे सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों साथ रहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, पति के घर में नहीं रहती है। मतलब पति का घर माने कि ससुराल में नहीं रहती है वो महिला। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट, दैट वाज द नेगेटिव कॉन्सेप्ट। और मुझे लगता है कि शायद ये ज्यादा सही है, ये तर्कपूर्ण भी है बात। तो जब हम लोग एक लेवल से ऊपर उठ के बात करेंगे, ट्रेडिशंस को देखेंगे, वहां पर आपको चीजें फिर इक्वल देखने को मिलेंगी। और जब बात इक्वालिटी की होगी, तब चीजें यहां आएंगी। तो देखो जो ये कर रहे हैं ना, जैसे लोग कहते हैं कि जैसे अब महिलाओं को आरक्षण दिया गया, ये सब बातें हुई, इससे क्या होगा? पंचायत राज में भी तो आरक्षण दिया गया था। पंचायती राज में
प्रधानपति होता है। आज एक कॉन्सेप्ट नई निकल के आ गई है, प्रधानपति। 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया, महिलाएं चुनी भी गई, लेकिन एक भी कभी गई वहां पर जो जिसने अपने अधिकारों का सदुपयोग किया हो, उसके बिहाफ पर पति ने किया। क्यों? क्योंकि जहां पर आपने ये लागू किया गांव में, ग्राम पंचायत के लेवल पे, दैट इज अ ट्रेडिशनल सोसाइटी। एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में एक मॉडर्न थिंकिंग को आप कैसे लागू कर सकते हो? जब तक कि लोग बदलेंगे नहीं। तो मॉडल चेंज हो गया, प्रधानपति निकल के आ गया, अब वो कॉन्सेप्ट चलने लगी। तो खैर, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब बात करते हैं हम तर्कों की, जब बात करते हैं हम लोग विवेक की, और जब बात करते हैं समानता की, तब फिर हमें बहुत सारे जो कंजर्वेटिव थॉट्स हैं उनको हटाना पड़ेगा अपने दिमाग से, और हमें वहां पे फिर इक्वालिटी के लेवल पर जाना पड़ेगा। वहां फिर हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वहां पे फिर बात आएगी। नहीं तो फिर ये बातें करते रहिए, थाली बजाने से कोरोना भी भाग जाता है। ये तो वैसे ही है कि आरक्षण देने से महिलाएं सशक्त हो जाएंगी, ये वैसे ही है जैसे थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। जब तक पुरुष प्रधान समाज की पेट्रियार्कल सोसाइटी का आपको मानसिकता के स्तर पर या बदलाव नहीं करेंगे, तब तक वो चेंज नहीं आएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है? तो साइकोलॉजी चेंज करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसी चीजों को आपको डिनाई करना पड़ेगा जहां पर सीधे महिला और पुरुष दो अलग अलग भागों में बढ़ जाते हो। इन्हीं ट्रेंड को डिनाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आज भारत में देखो तो यही ट्रेंड ज्यादा उभर रहे हैं। दाढ़ी मूछ बहुत उभरती दिखेंगी, मस्कुलिनिटी उभरती हुई दिखेगी आपको हर तरफ, है ना। मस्कुलिनिटी को आपको दिखते ही आपको दिख जाएगी, बुलेट आपको दिख जाएगी, दाढ़ी मूछ आपको दिख जाएगी, बड़ी बड़ी चीजें आपको दिख जाएंगी, वो जो कि एक एक सीधे तौर पर पावर को रिप्रेजेंट करती होंगी, डोमिनेटिंग पावर को रिप्रेजेंट करती होंगी, बैलेंसिंग पावर को नहीं, डोमिनेटिंग पावर को। इसी तरीके से महिलाओं में भी आपको दिख जाएगा। वो स्वतंत्रता की मांग करती हैं, लेकिन स्वतंत्रता की मांग में वो कब स्वच्छंद हो जाती हैं ये वो नहीं समझ पाती। वो इतनी लाइसेंस उनको कब मिल जाता है, या हाँ लाइसेंस ही कहते हैं उसे, स्वच्छंदता को। लिबर्टी की मांग करते करते वो उस लाइन को कब पार कर देती हैं ये भी नहीं पता चल पाता, उन्हें खुद नहीं पता चल पाता। ऐसे में सोसाइटी दो अलग रास्तों में चली जाती है, एक नॉर्थ को जाता है, एक साउथ को जाता है। ऐसे में क्या होगा? कोहेरेंस बन ही नहीं पाएगा। आप ऐसा समझिए, दो लोगों की शादी हो गई, एक जो महिला है वो पूरा इसी टाइप की है, मतलब वो स्वच्छंद प्रकार की है, वो किसी प्रकार के किसी रेस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब रीजनेबल बैलेंसिंग में वो यकीन नहीं करती है। उसको लगता है कि उसका अधिकार है, क्योंकि सब बराबर हैं, तो अगर पुरुष शराब पी सकता है तो वो भी क्यों नहीं पी सकती है, उसको भी पीना चाहिए। उसकी सोच इस प्रकार की है। वहीं पुरुष वैसा है कि वो मस्कुलिनिटी में यकीन करता है, वो दाढ़ी मूछ वाला है, लंबी लंबी मूछें रखता है, लंबी लंबी दाढ़ी रखता है और बुलेट पे बैठ के घूमता है। दोनों के विचार अब देखिए क्या मिल पाएंगे? बताओ मुझे कोई सा सोच के, क्या मिल पाएगा कभी? कभी नहीं। एक नॉर्थ है, एक साउथ है, कोहेरेंस कभी नहीं आएगा। और जब कोहेरेंस नहीं आएगा तो क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। दैट इज डिस्ट्रक्शन। यही है सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय। हम कभी इसे डिनाई नहीं करते, हम इसे डिनाई ही नहीं कर रहे हैं। और उसमें मैं ये नहीं कहता, उसमें कमी हम लोगों की है, क्योंकि हमने कभी इसको ना तो समझा, न समझने की कोशिश की, ना ही समझ रहे हैं। अभिषेक बच्चन ने दाढ़ी रख ली,
अपनी शादी में जब वो ऐश्वर्या राय जी से शादी कर रहे थे तो दुनिया ने रखनी शुरू कर दी, बिना ये समझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। किसी ने नहीं समझी, किसी ने इसके ऊपर विचार नहीं किया, नो वन। और एक ट्रेंड है ये अब, जबकि इससे पहले के अगर आप ट्रेंड को देखो तो कहीं 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 किसी को बाहर जाना होता था किसी से, मतलब रिश्तेदारी वगैरह में, तो कहते थे यार दाढ़ी मूछ तो बनवा लो क्योंकि रिश्तेदारी में जाना है। लेकिन अब उल्टा ही चलन है, अब कहते हैं, दाढ़ी मूछ तो रखा लो क्योंकि रिश्तेदारी में जाना है। तो खैर जो भी है, मेरा ये मानना है कि ये वाला जो चलन है ये बड़ा खराब है, मैं ऐसे ही सोचता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन सर जस्टिस और इक्वलिटी में थोड़ा सा फर्क बता दीजिए, ये कुछ बारीक फर्क है जो समझ में नहीं आ रहा। देखो, इक्वालिटी का मतलब है जहां सब लोग समान हो, उसी को हम लोग इक्वालिटी कहते हैं। समान का मतलब यहां से ये है कि दोनों के या सभी लोगों के राइट समान हो जो सोसाइटी में, दैट इज इक्वालिटी। ठीक है, लेकिन लोग समान होते नहीं हैं। किसी भी समाज में कभी से भी समानता का जो आदर्श है वो नहीं रहा, किसी ना किसी लेवल पर असमानता मिली ही। दो लेवल पर हम लोग इक्वालिटी को देखते हैं, मतलब अनइक्वालिटी को देखते हैं। एक अनइक्वालिटी वो है जो नेचुरल है, जैसे कोई काला है कोई गोरा है, कोई लंबा है कोई छोटा है, दैट इज नेचुरल इनइक्वालिटी, इसे दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनइक्वालिटी को दूर किया जा सकता है। कैसे कैसे किया जाए? तो इक्वालिटी का जो आइडियल है, आदर्श है, उसे समाज में लेके आइए। ये कहिए कि सब समान है, लेकिन मैंने ये कह दिया कि सब समान है, जैसे एक वो व्यक्ति भी समान है जो गरीब है, मैं उसको भी उतने अधिकार देता हूं। एक वो व्यक्ति भी समान है जो अमीर है, मैं उसको भी उतने अधिकार देता हूं। तो क्या ये न्याय हुआ? ना, ये न्याय नहीं हुआ। न्याय इसलिए नहीं हुआ ये, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है, अगर उसको बराबरी के लेवल पर भी हम लाना चाहें अमीर व्यक्ति के, तो अमीर व्यक्ति को ज्यादा मिलेगा, गरीब को कम मिलेगा। इसलिए अनइक्वल लोगों को इक्वल बेसिस पर ट्रीट करना इज नॉट द जस्टिस, बल्कि ये इनजस्टिस है। जैसे इसको ऐसे भी समझा सकता हूं मैं, एक प्रतियोगिता है दौड़ की, एक व्यक्ति के एक पैर है, एक व्यक्ति के दोनों पैर हैं, आप उन दोनों को एक दौड़ में दौड़ा रहे हो। अब कौन जीतेगा? आपने प्राइज रख दिया है। अब वैसे तो दौड़ समान है, नियम दौड़ के समान है, सब कुछ समान है। अब ये इक्वालिटी तो आ गई यहां पे, दैट इज इक्वालिटी। लेकिन जीतेगा कौन? तो वो जिसके दोनों पैर है, क्योंकि ये अनइक्वालिटी है। इसलिए इसको कहते हैं नेगेटिव फॉर्मेशन ऑफ इक्वालिटी। एक होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होगा? पॉजिटिव में ये हो कि जिस व्यक्ति के पैर नहीं है, एक पैर है, उसके लिए कुछ नियम कम बना देने चाहिए, उसके लिए कुछ नियमों में लचीलापन लेके आना चाहिए। मान लीजिए 2 किलोमीटर की दौड़ है, तो उसके लिए कर दें कि ठीक है भाई 1 किलोमीटर आप दौड़िए। जो जिस व्यक्ति के दोनों पैर हैं वो 2 किलोमीटर दौड़े, जिसके एक है वो 1 किलोमीटर दौड़ेगा। तो नाउ दिस इज इक्वालिटी, दैट इज एफर्मेटिव एक्शन। इसी को हम लोग पॉजिटिव इक्वालिटी कहते हैं, और जब पॉजिटिव इक्वालिटी आती है तब इसको हम लोग जस्टिस कहते हैं। इसलिए इक्वालिटी और जस्टिस दो अलग अलग बातें हैं। इक्वालिटी के साथ जस्टिस आ जाए ये जरूरी नहीं है। इसलिए हमें हमेशा इक्वालिटी से आगे बढ़ के जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग ये कहें कि महिला और पुरुषों को बराबर अधिकार दे दीजिए। जब महिलाएं पहले ही बहुत ज्यादा वंचित वर्ग से रही हैं, उनको हम लोगों ने बराबर अधिकार अगर दे भी दिया, तो फिर भी कि कहां अन्याय हुआ? ये तो और अन्याय हुआ, क्योंकि उन्हें बराबर से ज्यादा चाहिए आगे आने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, पुरुष वर्ग हमेशा डोमिनेटिंग रहा है,
पुरुष के पास ज्यादा एसेट हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे सोशियो हो, चाहे इकोनॉमिक हो, तो अगर बराबर मिलेगा तो पुरुषों को अपने आप ज्यादा मिल जाएगा, महिलाओं को उनसे कम मिलेगा, तो कहां जस्टिस हुआ। इसलिए क्या करना चाहिए, अफर्मेटिव एक्शन आना चाहिए। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, पुरुषों को पीछे जाके महिलाओं को खुद अपने आप आगे लेके आना चाहिए। दैट इज अफर्मेटिव एक्शन। क्या होना चाहिए, तो जो ये इकोनॉमिक कहा है ना उन्होंने, इकोनॉमिक की, तो उनको सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक अधिकार होने चाहिए। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बात हो रही है बहुत ज्यादा इसकी। जब हम लोग सिविल राइट्स की बात करते हैं और यूनिफॉर्म सिविल राइट्स की बात करते हैं, तो इसमें महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब लड़की को पैदा होते ही पैतृक संपत्ति में अधिकार हो जाना चाहिए। जब पुरुष को पैदा होते ही पैतृक संपत्ति में अधिकार हो जाता है, तो महिला को क्यों नहीं हो सकता है, हो जाना चाहिए उसे। पुरुष के पास आजादी है, महिला के पास भी उतनी ही आजादी होना चाहिए, पढ़ने की, लिखने की, अपने हेल्थ की, अपने जीवन को अपने तरीके से ढालने की, ये होना चाहिए। फिर उन सब ट्रेडिशंस को चेंज कर देना चाहिए जो ट्रेडिशंस पुरुष को महिला से ऊपर रखते हैं, तभी तो हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं। लेकिन ये केवल गाना बजाना करने से नहीं होगा, ये कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। क्या दे पाएंगे हम, कौन सा समाज दे सकता है, क्या हिंदू समाज दे सकता है या मुस्लिम समाज दे सकता है। चलो मुस्लिम समाज में तो मिल जाता है अधिकार, उनके पास तो है महिलाओं को देने के लिए अधिकार, और संपत्ति में भी अधिकार होता है उनका, लेकिन हमारे यहां तो नहीं है, और है भी तो आधा अधूरा है, पूरा नहीं है, अभी भी आधा अधूरा ही कहूंगा मैं उसे। तो अब इसलिए इक्वालिटी कहां है, इक्वालिटी नहीं है, ये केवल बात है। तो मैंने इसीलिए कहा कि इक्वालिटी की बात ना करके जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर जस्टिस पे जाना चाहिए। और ये कौन करेगा, तो हमेशा ये आपको समझना पड़ेगा इसको, महिलाओं से ये नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि महिलाएं अपने आप में पहले ही डाउनग्रेडेड हैं, उनको डाउनग्रेड किया गया है, वो उतनी सशक्त है ही नहीं। इसमें पुरुष समाज को ही आगे आके और उनको अधिकार देने पड़ेंगे। लेकिन पुरुष को इसके लिए बहुत ज्यादा रेशनल होने की जरूरत है, एजुकेटेड होने की जरूरत है, समझ विकसित करने की जरूरत है। दाढ़ी रखाने की जरूरत नहीं है, मूछें बनाने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट द नीड, है ना। चलिए, तो सर थोड़ा आपका टाइम ये इसी जो में पॉइंट लिया। है ना, कोहिरेंस, ये बहुत जबरदस्त है। और यही अपना जो है भारतीय संस्कृति का जो पुरातन उसमें महिलाओं का स्थान था, ये कोहिरेंस ही थी। कोहेरेंस था उस समय, करेक्ट, ये पुरातन में बहुत कोहेरेंस जबरदस्त था। पॉइंट है आपका, बहुत नोबल। और अपना जो मतलब समाज जिसको भूले हुए है, उसको आपने बहुत स्पष्ट किया है। देखो, ब्रह्म विवाह उसमें एक विवाह होता था, जो जिसका मनु जी ने अपनी स्मृति में लिखा, उसकी अगर आप कॉन्सेप्ट को देखो, वही जो आज चलता है, उसमें यही होता था कि जो पुरुष सारे रीति रिवाजों से, मतलब सारे अनुष्ठानों से यज्ञ संपन्न करा सकता था, उसके साथ जो दंपत्ति है, मतलब जो गृहस्थ है, उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करता था। दैट वाज, और वो इक्वालिटी बेसिस पर होता था। अब यहां पर अनुष्ठान से क्या मतलब था, तो अनुष्ठान से यहां से मतलब था कि उसको नॉलेज थी, उस चीज की ज्ञान था, समझ थी। द पॉइंट इज नॉलेज। तो उस समय ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया जाता था जो
ज्ञानी लोग होते थे या जो शिक्षित होते थे, दैट वाज ब्रह्म विवाह, और उसमें कोई लेना देना सच कुछ नहीं था। हाँ, पिता की तरफ से ये जरूर था कि कुछ उपहार स्वरूप अपनी बेटी को कुछ दिया जाता था। उसको स्त्री धन कहा गया और उसे सबसे पवित्र माना गया, और वो हमेशा उसी के पास रहता था, उस पर पुरुष का कोई अधिकार नहीं था। दैट वॉज द रियल कॉन्सेप्ट। आज क्या है? मुझे एक भी बता दो कि कोई गृहस्थ अपनी बेटी का विवाह करते समय यह देखता हो कि जो लड़का है वो ज्ञानी है, शिक्षित है। क्या देखता है वो? ये कमाता कितना है। चाहे वो जिस व्यवसाय से कमा रहा हो, जिस तरीके से कमा रहा हो। मैं तो ये कहता हूं कि लोग ये भी नहीं देखते हैं, कुछ लोग, क्योंकि पैसा तो अलग तरीके से भी कमाया जा सकता है ना, खराब तरीके से। मैंने देखता हूं यूट्यूब पर लोग न जाने कैसे कैसे कमा रहे हैं, बड़े खराब खराब चीजें करके। वो सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? सोसाइटी को कूड़ा दे रहे हैं, रबिशनेस। और उस रबिशनेस की वजह से वो पैसा कमा रहे हैं। तो क्या वो पॉजिटिव सही है ना? बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, व्हाट आई एम गिविंग फॉर द सोसाइटी, ये मेन बात है। लेकिन ये कौन देखता है? कोई नहीं देखता है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है, डिस्ट्रक्शन यहां से शुरू होती है। डिस्ट्रक्शन कभी भी, हमेशा याद रखना, बहुत छोटी चीजों से शुरू होगी। बहुत छोटी, ऐसी चीजों से जिनका हमें पता ही नहीं चलता, और फिर चीजें बढ़ती चली जाती हैं। यहां से शुरू होती है डिस्ट्रक्शन। योग्यता के मायने बदल गए हैं लोगों के। जब योग्यता का मायना बदल गया है, तो फिर आप न्याय की, समानता की, स्वतंत्रता की ये बातें कैसे कर सकते हैं? आप पेड़ लगा रहे हैं कीकर का और सोच रहे हैं कि फल मिलेंगे आम। इट इज क्वाइट अनजस्टिशिएबल। जब शुरुआत ही खराब होती है किसी चीज की, शुरुआत ही किसी मजबूत आधार से नहीं हो रही है, तो फिर मुझे बताइए कि इमारत कैसी बनेगी? यही कारण है उसका। लेकिन रीलुक की जरूरत है फिर से, और रीलुक करके और फिर उसके बाद चीजों को ठीक करने की जरूरत है। रीलुक करने से चीजें ठीक हो जाती हैं वैसे, ये तो मेरा मानना है। चलिए, आज तो इतिहास तो कुछ हुआ नहीं, यही पढ़ लिया, पता नहीं। सर ये तो इतना इम्पोर्टेंट आपने बता दिया, जो इतिहास तो पुस्तकों से भी आ जाता था, लेकिन ये अपना इतना जबरदस्त ज्ञान किसी एक उससे नहीं है, तो आपने सार रूप में बता दिया, बहुत बढ़िया। और मैंने आज तक यही सीखा है, मतलब मैंने ये सीखा है, और मैं इसको सीखा नहीं है, मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ, बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ। और ऑब्जर्व करके मैं, मतलब मुझे यही लगता है कि ये चीजें बड़ी खराब हैं, मुझे पसंद नहीं है। मुझे चीजें, इसीलिए मैं इन सब चीजों का हिस्सा नहीं बनता कभी भी। मैं इन सब चीजों का हिस्सा नहीं हूं, और कभी बनूंगा भी नहीं। चलिए, खैर बढ़िया है। आप कल, फिर कल तो छुट्टी रहेगी, मंडे मिलते हैं फिर आपसे। ठीक है? कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।